साइंस क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन के कुछ लास्ट हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें आप देखिए ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग प्रीवियस वीडियो जो दिए हैं सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन उसमें इंक्लूडेड हैं। हम लोग थोड़ा हिंट कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किससे तैयार कर सकते हैं और इसे आप आराम से नोट्स बना करके तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन। तो 5.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। 5.10 से देखते हैं ऑनवर्ड्स। तो कह रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर 5.10 में कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो आप ये जानते हैं कि इसका हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको समझा जा सकता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये देखा जाता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है x/m का वैल्यू जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए तो प्रेशर में भी वेरिएशन होता है कि अगर कम रेंज में रखा जाए प्रेशर तो उस कंडीशन में x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। यानी आप लिख सकते हैं कि कम प्रेशर रेंज में x/m जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। और इसको P1 भी लिख सकते हैं, P' भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए टेम्परेचर फिक्स रखते हुए तो ये हो गया एट लोअर प्रेशर रेंज ये होता है। और उसी तरीके से x/m जो होता है ये P0 से रिलेटेड होता है, यानी काफ़ी हाई प्रेशर लिया जाए तो एट वेरी हाई प्रेशर ये पाया जाता है कि इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से x/m का वैल्यू। और अगर मिडिल रेंज में लिया जाए तो मिडिल रेंज में हो जाता है x/m का वैल्यू P के फ्रैक्शनल पावर के प्रोपोर्शनल हो जाता है एट मिडिल रेंज ऑफ प्रेशर। जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में हो जाएगा हमारा x/m प्रोपोर्शनल हो जाता है P⁴ के। ये P⁴ पर डिपेंड करता है। और इसमें वैल्यू जो लिया जाता है ये पावर का आपका 0 से 1 के बीच में होता है इनका वैल्यू। तो अगर आपका 0 पर है ये हो जाएगा, अगर इनका वैल्यू 1 लिया जाए तो इनका वैल्यू 1 लेने पर P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रेशर डिपेंडेंट देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर के लिए जनरली एड्जॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसलिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन आपका कम हो जाएगा और टेम्परेचर घटाने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो इसका डिटेल्स हम लोग दिए हुए हैं, वीडियो से आप तैयार कर सकते हैं। फिर 5.1 है कि व्हाट आर लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल्ट्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। वाई आर हाइड्रोफोबिक सोल्स इजीली कोएगुलेटेड। तो लियोफिलिक सोल और लियोफोबिक सोल का वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स दे चुके हैं, आराम से वही लिखना है आपको। एग्जाम्पल भी वहाँ इंक्लूडेड है। लियोफोबिक सोल होता है लियो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब होता है अट्रैक्टिंग और फोबिक मतलब होता है हेटिंग। तो जिसमें डायरेक्ट दो लिक्विड को मिला करके सोल तैयार किया जा सकता है वो हो गया आपका लियोफिलिक। और जिसमें ये
एवॉइड करते हैं, डायरेक्ट सोल नहीं तैयार हो पाता है, किसी अदर स्टेबलाइजिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है तो उसको लियोफोबिक सोल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके गम हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लियोफिलिक में आ जाएंगे। गोल्ड्स वगैरह जो है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो है, ये आपके चले जाते हैं लियोफोबिक में। उसी में क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर हाइड्रोफोबिक सोल्स ईजिली कोएगुलेटेड। तो हाइड्रोफोबिक सोल जो होते हैं तो बेसिकली सोल तो आयोनाइज होते हैं, तो जब उनका आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनको इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके उसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर उनके जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब आयंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं पार्टिकल, और उस कंडीशन में कोएगुलेट हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण बेसिकली होता है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड माइक्रोमोलिकुलर्स कोलाइड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच, हाउ आर एसोसिएटेड कोलाइड्स डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ कोलाइड। तो ये टाइप्स ऑफ कोलाइड्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको मल्टी मोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड तीनों के बारे में है। ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जब पार्टिकल्स के साइज 1 नैनोमीटर से छोटे रेंज में होते हैं तो वो जब उनकी मात्रा ज़्यादा की जाती है सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कई पार्टिकल्स सेम एटम के या सेम टाइप के पार्टिकल्स के एक साथ मिल करके और वो बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तब वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म से कोलाइडल फॉर्म या सोल फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से माइक्रोमोलिकुलर होते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज में होते हैं, तो वो जब छोटे साइज में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करके सोल बनाते हैं, तो होता है हमारा माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मल्टी मोलिकुलर में छोटे छोटे कई मोलिक्यूल्स मिल करके कोलाइडल रेंज में आते हैं, जबकि माइक्रो मोलिकुलर में आपके बड़े मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉल्यूट्स के वो डिजॉल्व होकर ब्रेक करके तब सोल बनाते हैं। और जो एसोसिएटेड होते हैं तो बेसिकली वो मिसल्स बनाते हैं, सोप वगैरह वाले होते हैं। तो आप आराम से उनको उस वीडियो से देख करके डिटेल्स में पूरा समझ करके उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर है कि व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम का पूरा डिफिनीशन आप जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं लार्जर प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं जिनके सरफेस पर विशेष टाइप के कैविटी वाले स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ आयंस जुड़े होते हैं, और वो अब जब किसी मटेरियल के साथ काम करते हैं तो उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन के द्वारा जो पार्टिकल्स हैं उनके गैप में सेम टू सेम गैप जो होता है, कैविटी जो बनी होती है उसमें की तरह इंटरलॉक कर जाते हैं, और इसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ई और एस मिल करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उनका डिजॉर्प्शन होता है और वो आपके अलग हो जाते हैं ब्रेक करके। तो इस तरीके से एंजाइमेटिक कैटालिसिस जो होता है, तो इसमें जो एंजाइम्स मोलिक्यूल्स के सरफेस पर के जो विशेष स्पेसिफिक कैविटीज होते हैं वो हेल्प करते हैं, और उनका डिटेल्स आप एंजाइम वाले टॉपिक से पढ़ सकते हैं वीडियो में। इसके बाद है कि हाउ आर कोलाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसका जिक्र था, आप पहले भी देख चुके हैं डिटेल्स। वो हो जाएगा नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज और इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये तीनों टाइप के टाइप्स ऑफ कोलाइड वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फोकस करते हैं कि उस वीडियो से आप उसको नोट कर लेंगे तो आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन विथ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सोल। तो कोलाइडल सोल से जब पास किया जाता है तो आप जानते हैं कि टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, लाइट का पास विजुअल बन जाता है। एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड इन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। तो जब NaCl दिया जाता है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट है, फेरिक क्लोराइड में आपका कोएगुलेशन हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सोल। तो उस कंडीशन में भी आपका न्यूट्रलाइज होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है
उसके वो प्रोसेस होता है और अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर गैदर होने लगते हैं और कोएगुलेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है इस केस में। फिर व्हाट आर इमल्सन्स, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो इमल्सन्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि जब लिक्विड और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं तो उस केस में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो हमारा इमल्सन होता है। उसके टाइप्स की बात हम लोग डिटेल्स में इमल्सन वाले टॉपिक में देख चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। फिर हाउ डू इमल्सिफायर्स स्टेबलाइज इमल्सन, नेम 2 टाइप्स ऑफ इमल्सिफायर। तो इसका भी डिटेल्स हम लोग वही इमल्सन वाले टॉपिक में स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन में दे चुके हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिसल फॉर्मेशन, कमेंट। तो जब आप देखते हैं कि जो सोप का एक्शन, हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पूरा डिटेल्स में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। उसमें देखते हैं कि जो सोप मोलिक्यूल्स होते थे वो बेसिकली हाई मोलिकुलर मास वाले फैटी एसिड के मेटल आयन होते थे, सोडियम है पोटेशियम है। सबसे पहले सोल में सोडियम आयन अलग हो जाता है और इसके बाद ऑर्गेनिक चेन के साथ जो होते हैं तो नेगेटिव पार्ट अलग हो जाते हैं, फिर आपस में मिल करके सारे ऑर्गेनिक टेल लाइक पार्ट जो होते हैं सेंट्रलाइज हो जाते हैं और उसके आयोनाइज पार्ट बाहर में मिल करके सोल फॉर्मेशन करते हैं। और जब बीच में कोई आयल पार्टिकल आता है जो बेसिकली ऑर्गेनिक नेचर का होता है तो सेंटर में उसको अटैच कर लिया जाता है टेल साइड से, और इसके बाद जो आयोनाइज पार्ट है वो वाटर हाइड्रोफिलिक होता है तो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरीके से अलग हो जाता है। और इसका पूरा डिटेल्स हम लोग दिए हुए हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है हाउ डू इमल्सिफायर्स स्टेबलाइज इमल्सन, नेम 2 इमल्सिफायर, ये तो हो गया। इसके बाद गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस के डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, आपके बुक में भी है, वीडियो से भी नोट कर सकते हैं, बुक से भी नोट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा ये। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस। तो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों का डिटेल्स, दोनों का डिफिनीशन और उसका जो ब्रीफ दिया गया है वीडियो में आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। जियोलाइट्स वाले भी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, व्हाट इज द शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो वही शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में शेप के आधार पर कैटालिसिस किया जाता है उसका, तो आप वहाँ देख सकते हैं उसको। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस पर अलग वीडियो हम लोग दिए हुए हैं ऑलरेडी। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सब के इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन, डायलिसिस, टिंडाल इफेक्ट, तो ये चारों के डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे, बुक में भी है और उसको समराइज करके पॉइंट वाइज हम लोग वीडियो में दिए हुए हैं। तो वीडियो में जो आपके थंबनेल्स हैं उस पर टॉपिक सर्च करके टॉपिक पर देख लीजिए कि किस में है और उससे आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद गिव 4 यूजेज ऑफ इमल्सन, ये भी डिस्कस्ड है उसमें। व्हाट आर मिसल्स, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए मिसलस सिस्टम। तो मिसल्स होते हैं कि वही जो सोप आपका सोल बनाता है तो उसमें सोप के जो निगेटिव पार्ट हैं बाहर की ओर हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप में अरेंज हो जाते हैं और बीच में सेंट्रलाइज पार्ट जो होता है तो उस साइड में ऑर्गेनिक टेल लाइक पार्ट सेंट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरह से जो क्लस्टर बनता है वो आपका मिसल होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मिसल फॉर्मेशन जो होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर होता है जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और उसका कंसंट्रेशन भी फिक्स होता है, CMC जो आप जानते हैं। तो उसमें फिक्स टेम्परेचर से फिक्स अगर कंसंट्रेशन से कम रखा जाए तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, और जब फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा किया जाएगा तो वो आपस में गैदर होकर के और वहाँ पर मिसल फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है कि एक्सप्लेन द टर्म्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, एल्कोसोल, एरोसोल और हाइड्रोसोल। तो आप जानते हैं कि जब किसी सोल को डिस्पर्सिंग मीडियम एल्कोहल में तैयार किया जाता है तो एल्कोसोल होता है। अगर एयर में किया जाए, एयर में सॉलिड लिक्विड मिला करके किया जाता है तो उसको एरोसोल बोलते हैं, और वाटर में वही तैयार किया जाता है तो उसको एक्वासोल और हाइड्रोसोल बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस्ड हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन तो ये सिंपल ही है।
comment on the statement that colloid is not a substance but a state of substance। तो आप जानते हैं कि कोलाइड अपने आप में कोई सब्सटेंस है, जैसे सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, तो उसी तरीके से पार्टिकल्स को दो अलग अलग टाइप के मटेरियल को मिलाने पर जो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, दैट स्टेट इज नोन एज कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो बेसिकली कोई सब्सटेंस नहीं होता है अपने आप में, वो दो सब्सटेंस को मिलाने पर एक जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को हम लोग कोलाइड कहते हैं। और आप जानते हैं कि उसमें जो मटेरियल डिस्पर्स फेज मिलाए जा रहे हैं, वो अगर अलग अलग अमाउंट में लिए जाए, अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से मिलाए जाएँ, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी बन सकता है, ट्रू सॉल्यूशन भी बन सकता है। उसका ज़्यादा मिलाने पर इलेक्ट्रोलाइट को कोएगुलेशन भी हो सकता है, इंटरमीडिएट स्टेज में रहने पर कोलाइड बने रहते हैं। तो इस तरीके से वो कोलाइड जो होते हैं एक मटेरियल के मिक्सचर के ही एक स्पेशल केस होते हैं, जिसमें जनरली पार्टिकल साइज जो होता है डिस्पर्स फेज का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अधिकांश क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी बात किए थे कि आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, 2 बार 3 बार रिप्ले करके देख लेंगे उसको, तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और टॉपिक्स जब क्लियर हो जाएंगे तो डायरेक्टली उन पर शॉर्ट नोट्स ही डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हमने इसमें क्वेश्चन को हिंट कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को प्रॉपर्ली नहीं देखे हैं तो इसके जितने भी वीडियोज़ हैं सरफेस केमिस्ट्री के, उन सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 सिस्टमेटिक वे में आप 1 से 2 बार देख लीजिए। पहले 1 बार देख लीजिए, उसके बाद ज़रूरत हो तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, और उसके बाद देख करके तब आप रिप्ले करके 1-2 बार देखेंगे तो आपका आसानी से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसके सारे क्वेश्चन को आप ओरली अगर अच्छे से वीडियो देख करके आप तैयार कर लेते हैं तो इसका डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह की कोई बात नहीं होती है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर है, फर्स्ट को छोड़ दिया जाए तो 5th चैप्टर हो जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद आगे की बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक हम अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। इस प्रीवियस वीडियोज़ को जो भी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं आप बार बार देख करके और उनसे नोट्स तैयार कर लीजिए, उनका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो एक चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, आपको कहीं से हार्म नहीं देने वाला है और आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा पे नहीं करना है। आप वीडियो देंगे तो आपके नॉलेज से रिलेटेड है, तो कुछ न कुछ आपको फ़ायदा ही होने वाला है, इसमें कोई घाटा होने वाला नहीं है। और कोई भी इस वीडियो को देख करके सीनियर आदमी जो है, सीनियर स्टूडेंट है, सीनियर जो हमारे कलीग्स हैं, वो देख करके इसको हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।